हेलो बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है चैनल हमारे सक्सेस रीडिफाइंड पर, जिसमें हम लोग सक्सेस को रीडिफाइन करते हैं कि कैसे सक्सेस पाया जाए। आज हमारा टॉपिक है विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूटन्स के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम जो आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बड़ी संख्या में पूछते हैं, इसके प्रयोग के बारे में पूछा जाता है। और साथ ही ये किसी भी क्लास के जो बच्चे हैं, मैट्रिक के, +2 के, सभी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो इसमें न्यूटन ने जो है 1686 के आसपास यह नियम दिया था। न्यूटन को विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक प्राचीन काल में माना जाता था, दिन आज के डेट में भी माना जाता है, बहुत महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने लगभग साइंस के, फिजिक्स के हर क्षेत्र में जो है अपना कुछ न कुछ योगदान दिया और गति के नियम उनका काफी प्रसिद्ध है। आपने बचपन में भी इसको पढ़ा होगा, मैट्रिक में, 9th 10th में जरूर पढ़ा होगा इसको। तो अब अभी रिकॉल कर लेते हैं इसको। न्यूटन ने बेसिकली 3 नियम दिए थे गति के, और ये फिजिक्स का नींव है, भौतिकी का ये नींव है, ये गति के नियम। तो इसमें सबसे पहला नियम जो है वो है न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह कहता है कि कोई भी वस्तु अगर वह गति की अवस्था में है तो अपनी गति की अवस्था, या अगर विराम में है तो अपनी विराम की अवस्था में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करता है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित नहीं कर दिया जाए। मतलब कहने का यह है कि अगर कोई पदार्थ रुका हुआ है, वस्तु रुका हुआ है, तो वो रुका ही रहेगा। अगर उस पर कोई बाह्य बल लगाकर, जैसे कोई कलम अगर यहाँ पर रखा हुआ है तो इसको जब तक हम उठाएंगे नहीं तो अपने से ही आएगा नहीं। अगर इसको हम ऐसे फेंक देंगे तो ये दूर जाएगा, अदरवाइज ये जहां है वहीं रहेगा। तो ये पहला नियम जो है, इससे हमें ये चीज पता चलता है कि कोई जो वस्तु है जो गति में है वो गति में ही रहेगा या रहना चाहता है, और जो रुका हुआ है वो विराम वाला विराम में ही रहना चाहता है। तो ये जो है, इस प्रकार के जो प्रवृत्ति है वस्तुओं के, पदार्थों की, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व। इसी के कारण न्यूटन का जो पहला नियम है इसे जड़त्व का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का मतलब इनर्शिया। यह पदार्थ का वह प्रवृत्ति है जिसमें कोई वस्तु अगर वह रुका हुआ है तो वह हमेशा रुका रहना चाहता है, और अगर चल रहा है तो चलते रहना चाहता है। तो इसके कारण जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। जड़त्व जो है 2 प्रकार के हो गए। एक तो हो गया विराम का जड़त्व, एक विराम का जड़त्व हो गया, और दूसरा क्या हो गया, गति का जड़त्व हो गया। बहुत आसान है, क्योंकि जो गति में रह रहा है वो गति में रहना चाहता है तो गति का जड़त्व हो गया। जो विराम में है वो विराम में रहना चाहता है तो ये विराम का जड़त्व हो गया। अब इसके हम लोग कुछ उदाहरण जानेंगे जिससे कि हमको समझ में आएगा और अच्छी तरह से। अब विराम के जड़त्व पहले हम लोग देखेंगे। पहला, जैसे अगर आप किसी ट्रेन में बैठे और ट्रेन अगर एकाएक तेजी से चलती है, या अगर आप बस में बैठते हैं या बाइक पर बैठते हैं और एकाएक अगर स्पीड पकड़ेगा या तेज होगा या एक्सेलरेट किया जाएगा उसको, तो आप पीछे की तरफ झुक जाइएगा। पीछे अगर आपने अच्छा से नहीं पकड़ के रखा है आगे, तो आप पीछे गिर भी सकते हैं। अगर बाइक वगैरह के केस में अगर एकाएक 30 का स्पीड से 60 का स्पीड कर दिया, या एकाएक स्टार्ट किया और जोर से स्टार्ट कर दिया फर्स्ट गियर में, तो फिर पीछे वाला पीछे गिर सकता है। ठीक है, या फिर जो चला रहा है वो भी पीछे की तरफ गिर सकता है अगर उसको हैबिट नहीं है, कंट्रोल नहीं है तो। ठीक है, तो ये किस लिए होता है,
ये होता है विराम के जड़त्व के कारण, मतलब जड़त्व के कारण। तो परीक्षा में ये काफी पूछा जाता है। तो या तो आपके पास ऑप्शन में रहेगा कि किस गुण के कारण, तो जड़त्व के। अगर और टफ करना चाहेगा तो वो बोलेगा विराम का जड़त्व की गति का जड़त्व, तो विराम का जड़त्व। ठीक है, क्योंकि हम जो हमारा शरीर है वो रुका रहना चाहता है, क्योंकि हम रुके हुए हैं तो रुका रहना चाहेगा। क्या कहता है पहला नियम, यही कहता है। आपको घुमाने के लिए यह भी कहा जाएगा कि ये किस नियम, न्यूटन के किस गति के नियम के अंतर्गत ये चीज आता है। इसका दूसरा उदाहरण है, अगर आपके घर में अगर पुराना कंबल रखा हुआ है या चादर रखा हुआ है, गंदा हो गया है, तो आप तोशक है, रजाई है, इसको आप घर से बाहर निकालिए और उसको डंडा से मारिए, झाड़िए उसको, तो उसमें से धूल के कण निकल के गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, घर में मत ट्राई कीजिएगा, नहीं तो धूल घर में ही गिर जाएगा और गंदा हो जाएगा, फिर झाड़ू मारना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बाहर निकल करके उसको झाड़िए, देखिए उसमें से जो है ना गंदगी जो है वो धूल नीचे गिर जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम उसको डंडा से मारते हैं तो कंबल तो जो है मोशन में आ जाता है, कंबल मोशन में आ गया क्योंकि बाहुबल आरोपित हो गया न्यूटन के गति के पहला नियम के अनुसार। लेकिन जो धूल कण है वो जड़त्व के गुण के कारण वो रुका ही रह गया, तो रुका रह गया इसलिए वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूछता, बहुत बार परीक्षा में पूछा, जो भी उदाहरण बोला जा रहा है वो परीक्षा में पूछते रहता है। ठीक है, अब अगर आप गति के जड़त्व को देखें तो उसका उदाहरण है कि अगर कोई चीज गति में है, ठीक है, मान लिया बस में यात्रा कर रहे हैं गति में, या बाइक पर यात्रा कर रहे हैं गति में है, तो एक अगर ब्रेक लगा दे तो आगे की तरफ जो है गिर जाएगा, झुक जाएगा। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो पैर है वो तो मान लिया जमीन पर है, उसमें बस पर है, तो वो बस के साथ रुक जाता है, लेकिन हमारा शरीर का जो ऊपरी भाग है वो गति में रहना चाहता है, वो जड़त्व के गुण के कारण। तो आगे वाला पोर्शन आगे की तरफ झुक जाएगा या गिर जाएगा, तो उसको कंट्रोल में रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये गति के जड़त्व का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा आप मतलब किसी भी चीज पर जो है वो आप अगर आप चेक कीजिएगा तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये है कि हम कह रहे हैं कि अगर कोई चीज में अगर जैसे हम गेंद को फेंकेंगे तो वो गति में आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो अब एक बार गति में आ गया तो गति में हमेशा रहेगा, वो तो रुक जाता है आगे चल के। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि बाह्य बल उस पर कार्य करता है, और कार्य करता है क्या? घर्षण। घर्षण जो है, घर्षण के कारण वह आगे जाके रुक जाता है। घर्षण भी एक बाह्य बल है जो बॉल को रोक देता है। ठीक है, तो अगर ये पहला नियम के बारे में कोई ये कहे कि नहीं नहीं तो गलत है, इसके अनुसार तो कोई गति में तो गति में रहेगा हमेशा, लेकिन वो तो रुक जाता है। तो रुक इसलिए जाता है क्योंकि पृथ्वी में घर्षण बल काम करता है, और घर्षण बल जो है उसको रोक देता है, हवा जो है रोकता है। तो ये दो प्रकार के बल उसको जो है अगेंस्ट में हमेशा ही काम करता है। अगर आप जैसे देखिएगा, अगर कोई खुरदरा सतह है तो वहां पर अगर आप बॉल गुड़गा अगर आप ये कीजिएगा, फेंकिएगा, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर चिकना सरफेस पर अगर आप कुछ गोली गिरा दे तो वो ज्यादा दूर तक जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो घर्षण बल कम हो जाता है, चिकने सतह पर पैर फिसलता है, वो ज्यादा दूरी तक जाता है क्योंकि घर्षण बल जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना है। इसी प्रकार से ये विराम के जड़त्व का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। कुछ उदाहरण तो हम बता दे रहे हैं जो भी ध्यान में आ रहा है, जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे गोली जो है अगर चलती है, तो गोली चलती है तो आप देखिएगा कि वह जो है छेद करके सीधा निकल जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उसका स्पीड तेज रहता है, वो चला जाता है और बाकी चीज विराम में ही रह जाता है। ठीक है, तो एक छेद करके वह निकल जाता है।
तो ये सभी जो है किस लिए होता है, विराम के तरह। तो पेड़ पेड़ को अगर हम हिलाते हैं तो फल नीचे गिर जाता है, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, विराम के जरूरत पर। ठीक है, जरूरत पर, क्योंकि फल फल तो मतलब हम लोग पेड़ हिलाते हैं तो पेड़ गति में आ जाता है, लेकिन फल तो स्थिर रहता है, तो फल टूट के गिर जाता है। ठीक है, तो ये है, ऐसे गिरता नीचे है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, तो वो भी है, गुरुत्वाकर्षण का नियम ही न्यूटन ने ही दिया था, जिसमें कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपने तरफ खींचती है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा दूसरा नियम देखेंगे न्यूटन के गति का। न्यूटन के गति के दूसरा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें जो है हम लोग इसमें कहा जाता है कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है, और जो त्वरण की दिशा होती है वो बल की दिशा में होती है। तो जो मतलब संवेग परिवर्तन जो होता है वो बल की दिशा में होता है। ठीक है, अब देखिए, अब संवेग एक नया शब्द आया आपको। संवेग क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु में द्रव्यमान होता है, अगर द्रव्यमान में गति को अगर जोड़ दे, तो ये न्यूटन ने यह देखा कि अगर कोई वस्तु में द्रव्यमान है, वो पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई इस प्रकार का एनर्जी तो है नहीं, वो ऐसे ही है। लेकिन अगर उसको वेग, उसको फोर्स से अगर वेग उसमें डाल देता है, या उसको अगर चलायमान कर दिया जाए, तो उसमें शक्ति आ जाती है काफी ज्यादा। तो वो उसने कहा कि अगर कोई भी वस्तु में द्रव्यमान जिसमें है, अगर उसमें वेग अगर डाल दिया जाए, तो उसमें एक बल आ जाता है। तो संवेग जो है, संवेग से ही हमको बल का सूत्र मिलता है, फोर्स का सूत्र। जैसे पहला नियम में बल का परिभाषा मिला ना, कि बाहुबल आरोपित करते हैं हम लोग किसी वस्तु को चलायमान करने के लिए, रोकने के लिए। अब ये संवेग के कारण हमें बल का सूत्र पता चलता है कि सूत्र बल का क्या है, कैसे हम लोग बल को ये करेंगे, पता लगाएंगे कि कितना बल लगा है। तो संवेग जो होता है वो द्रव्यमान अगुना वेग। वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, मतलब किसी निश्चित दिशा में ही चलता है, और इसी के कारण संवेग भी सदिश राशि और बल भी सदिश राशि हो जाता है। ठीक है, क्योंकि एक निश्चित दिशा में वो संवेग जो है परिवर्तन की दिशा बल की दिशा में होती है, मतलब ये एक निश्चित डायरेक्शन में होगा। जैसे अगर हम गेंद अगर इस डायरेक्शन में फेंकेंगे तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं है कि पीछे की तरफ भी चला जाएगा। ठीक है, जिधर हम लोग बल लगाएंगे उधर ही काम होगा। तो संवेग समझ गए आप। द्रव्यमान में जब वेग से गुना करते हैं तो पता है संवेग। अब है संवेग में परिवर्तन। अब तो संवेग में परिवर्तन से पहले वेग में परिवर्तन समझ लीजिए। इसमें द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो संवेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग मान ले कि पहले का इनिशियल वेग u है, ठीक है, और बाद में अगर वेग हो गया v, तो परिवर्तन क्या हुआ, v माइनस यू, और एक निश्चित समय में तो v माइनस यू बाई टी। ये जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं त्वरण। ठीक है, वेग में जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं त्वरण। जैसे हम अगर 10 के स्पीड में बाइक चला रहे हैं और अगर उसको हम लोग बढ़ाकर 20 कर दे, तो माना जाएगा कि त्वरण जो है 10 का हम लोग उसमें एक्सेलरेशन लगा दिए। ठीक है, त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन बोलते हैं। आप बाइक चलाते हुएगा तो आप लोग एक्सेलरेटर बोलते हैं, ऐसे त्वरणांक नहीं बोलते हैं, हिंदी में नहीं यूज करते हैं, एक्सेलरेटर बोलते हैं। एक्सेलरेटर मतलब त्वरण जो है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट अगर हम लोग किसी चीज को करते हैं तो इसका मतलब है कि उसके वेग में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये त्वरण हो गया। तो फोर्स जो है, फोर्स क्या है, फोर्स बल। तो बल बराबर अगर हम देखें इस फार्मूला से, तो द्रव्यमान गुना वेग, तो संवेग है। ठीक है, अब द्रव्यमान में अगर इस संवेग के परिवर्तन को अगर हम देखें तो ये द्रव्यमान गुना त्वरण हो गया। बराबर, इसको द्रव्यमान को m मास
और त्वरण ए ए एक्सेलरेशन एम ए, ठीक है, एम ए हुआ ना। अब इसका अगर हम एक परिवर्तन का दर को अगर हम एक नियतांक माने उस दर को, तो के इंटू एम ए हो गया। जब के जो है 1 होगा, एफ बराबर के एम ए आ गया इससे। अगर के जब 1 होगा, अगर हम मान लेंगे कि एक ग्राम का बल लगता है 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण है, तो फोर्स भी 1 हो जाएगा, तो के बराबर 1 हो जाएगा। तो अब अगर हम लोग के को 1 मानेंगे तो ए बराबर एम ए। तो ये जो सूत्र है, मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, इसी सूत्र से हम लोग बल को हमेशा निकालते हैं, ठीक है। और बल का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही सबसे पहले इसका आविष्कार किया था, इसलिए न्यूटन के नाम पर इसको न्यूटन ही बोला जाने लगा। जनरली बल में ये मास हो गया, मतलब किलोग्राम या ग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। असली तो मात्रक ये है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। तो बल का परिभाषा पता चलता है किससे, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, मतलब बल का सूत्र, ठीक है। और परिभाषा न्यूटन के गति के पहले नियम से पता चलता है। अब ये न्यूटन के गति का दूसरा नियम का प्रयोग कहां होता है, आप देखते होइएगा कि क्रिकेट मैच जब हम लोग देखते हैं, तो बॉल जब आता है बैट से लग के तेजी से, तो कैच पकड़ते समय क्या करते हैं हम लोग, हाथ को पीछे खींच लेते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हम लोग टाइम को बढ़ा देते हैं। टाइम को बढ़ा देंगे तो संवेग कम हो जाएगा। देख रहे हैं कि नीचे है, जैसे ही ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये कम हो जाएगा, मतलब फोर्स जो है हमको कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी। तो जब भी चोट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे, या फिर इस प्रकार से आपको आभास हो कि इससे कुछ बचाव हो रहा है, तो ऑप्शन में जैसे ही होगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, सीधा उसको आंख मूंद के टिक लगा देना, समझ गए। जहां पर विराम, गति, ये सब मामला हो, वहां तुरंत क्या करेंगे कि पहला नियम पर टिक लगा देंगे। और जैसे ही कहीं पर चोट लगने का ये हो, इस प्रकार का मतलब हो, खिलाड़ी को चोट ज्यादा लग जाए, कम लग जाए, या दीवार पर हम लोग मार के चोट लग जाए, कहीं भी चोट लगने का अगर कहीं भी आ रहा है, तो हम लोग सीधा न्यूटन के गति के दूसरा नियम पर टिक कर देंगे, ठीक है। यह क्योंकि संवेग और फोर्स को दिखाता है। अब हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम कहता है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम जो है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि हर क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। कोई भी एक्शन होगा उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा, ठीक है। मतलब प्रतिक्रिया जो होगा, क्रिया अगर इस दिशा में तो प्रतिक्रिया उल्टा दिशा में होगा। अगर आप किसी को अगर मारते हैं मुक्का से, तो आपके हाथ में भी चोट लगेगा, इसी के कारण, तीसरा नियम के कारण, क्योंकि सामने वाला भी हमको मारेगा। दीवार पर अगर हम मुक्का मारेंगे तो हमारे हाथ में चोट लग जाएगा, क्योंकि दीवार भी हमको इक्वल फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, जो बराबर और भिन्न भिन्न दिशाओं में होती है, ठीक है। इसी के कारण जो है इसका अनुप्रयोग में आपको उदाहरण जो है काफी परीक्षाओं में पूछता है। जैसे कि जैसे बंदूक से जब गोली चलाते हैं, तो गोली का वेग इतना ज्यादा होता है कि उसका संवेग काफी हाई हो जाता है। गोली तो बहुत कम द्रव्यमान का होता है, लेकिन उसमें वेग से मल्टीप्लिकेशन होने के कारण उसका संवेग काफी हाई हो जाता है, ठीक है। तो उसका संवेग बहुत हाई हो जाता है, तो जैसे ही वो आगे की ओर जाता है तो पीछे की तरफ वो हमको झटका देता है। तो इसके कारण जो है बंदूक को बड़ी सावधानी से और इस प्रकार से पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर चलाने वाले को चोट लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वो उतना ही अपोजिट हमको उसी फोर्स से पीछे की ओर धकेलता, ठीक है। तो ये किसका कारण होता है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप देखते हैं, अब देखिए, अगर आप किसी कांच पर पत्थर के से मारिएगा तो पूरा के पूरा कांच टूट जाएगा, लेकिन अगर वही गोली से मारिएगा
तो सिर्फ एक छेद करके चला जाता है। ये किस लिए होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि संवेग उसका बहुत ज्यादा होता है और इतना वेग से वो जाता है कि उतने ही दूर के इसको जो है वो विचलित कर पाता है, मतलब मोशन में लाता है। पहले ही बताया ये जड़त्व के गुण के कारण। जबकि पत्थर जब मारते हैं तो वो ज्यादा ज्यादा जगह घेरता है क्योंकि उसमें गति कम होता है, तो वो ज्यादा कांच को नुकसान पहुंचाता है और पूरा कांच भरभरा कर टूट जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो है अपने समझ लिया न्यूटन के गति के तीनों नियम को। काफी इंपॉर्टेंट नियम है ये, इसको याद रखना है। और नेक्स्ट पार्ट में जो है इससे आगे का चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। धन्यवाद।